एक बाप बेटे की दर्द भरी कहानी। गलती का एहसास। बड़े भारी मन से उसके कदम ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। स्टेशन पर भीड़ की चिल्लाहट, बार बार अनाउंसर की गूंजती आवाज़ चारों तरफ फैली हुई थी। पर वो भीड़ में अकेला एकदम शांत अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। उसके गांव जाने वाली ट्रेन उसके सामने खड़ी थी। सामान के नाम पर उसके कंधे पर एक बड़ा सा बैग टंगा दिख रहा था। अपनी बोगी ढूंढकर वो ट्रेन में प्रवेश कर गया और कुछ ही मिनटों में उसने सीट भी ढूंढ ली। बैग को सीट के नीचे खिसकाकर वो अपनी सीट पर विराजमान हो गया। खुशकिस्मती से उसे खिड़की के पास वाली सीट मिली थी, जो कि दोपहर की तपती धूप और गर्मी में उसे सांस लेने की अनुमति दे सकती थी। अब तो बस वो ट्रेन के चलने का इंतज़ार कर रहा था, ताकि उसे कुछ हवा मिल सके। समय बिताने के लिए उसने अपनी जेब से बीड़ी का पाउच निकाला और पैंट की जेब से माचिस। बीड़ी को सुलगाने के बाद वो खिड़की के करीब जा पहुंचा और कस लेने लगा। उसका नाम सतीश था। उम्र करीब 32 साल के करीब होगी। ट्रेन के खिड़की पर बनी लोहे की सलाखों के बीच घिरा उसका चेहरा बाहर की ओर यूँ ताक रहा था, मानो वो किसी की कैद में हो। मुंह से धुएं के छल्ले निकालते हुए उसकी निगाहें गुमराह हो चलीं। वक्त भी उस उड़ते धुएं की तरह कहीं विलीन होता दिखा और सतीश भी उनके साथ अपनी बीती यादों में खो गया। वो यादें जो आज भी उसके जहन में पत्थर की लकीर की तरह गुदी हुई थी। 8 साल पूर्व हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, बापू मकान के कागज़ हमको दे दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई ना होई, सतीश ने चीख कर कहा। डूबते सूरज की मंद रोशनी में सतीश के घर के बाहर लोगों की घनी भीड़ एकत्र हुई पड़ी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति उसी घर के अंदर बने खुले बरामदे में बिछी चारपाई पर सिर झुकाए बैठा था। वो बुजुर्ग बाप जमीन को यूं ताके जा रहा था जैसे वहाँ कोई कीमती सामान गड़ा हो। अपने जवान बेटों को खुद पर चिल्लाते देख इस बूढ़े बाप की हिम्मत जवाब दे गई। उसकी ऊंची आवाज़ को सुनने के अलावा इस बूढ़े बाप के पास कोई और रास्ता नहीं था। पर बूढ़ी माँ शांत नहीं बैठी और फटाक से उसने जवाब में कहा, अरे ऐसे कैसे तोहका ज़मीन के कागज़ दे दें कि कहीं रहा तो उसे कर्जा लेने को। हम ज़मीन को बेचने नहीं देव, हमरे जीते जी तो नहीं। सुन लो सतीश। सतीश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता, उसकी पत्नी रसोई के दरवाजे की चौखट पर घूंघट की आड़ लिए खड़ी हो गई और बोल उठी, अरे कमाने लगेंगे तो पैसे तो इसी घर में आएगा, कहीं बाहर थोड़े ही ना जाएगा। एक बार नौकरी लग जाएगी तो ज़मीन भी छुड़वा लेंगे। अम्मा तू काहे को इतनी चिक-चिक कर रही है। 3 साल की रीता ज़मीन पर रेंगती हुई पूरे तरह से मिट्टी में सन चुकी थी और 5 साल का प्रकाश मुँह खोले कभी अपने पिता सतीश को देखता तो कभी अपने दादा दादी को। सतीश ने बात ना बनती देख दूसरे कमरे की ओर रुख किया। उसने कागजात को खुद ही ढूंढने निकालने की कसम खा ली थी। कमरे की तरफ सतीश को बढ़ता देख ना जाने कैसे बूढ़ी माँ के पैरों में जान आ गई। वो झट से उठी और सतीश को रोकना चाहा, पर ना जाने सतीश को क्या हो गया था। आज वो रुकने वाला नहीं था। माँ के साथ हुई इस रोका टोकी में माँ को हार मिली और अनजाने में वो बूढ़ी माँ सतीश के धक्के के कारण ज़मीन पर मुंह के बल गिरी। अब तो छोटे बेटे से रहा ना गया। महेश नाम था उसका और वो सतीश के 5 साल छोटा था, पर फिर भी उसका कद सतीश के बराबर ही था। अब तक वो बड़े भाई का लिहाज करके चुप बैठा था, पर माँ को ज़मीन पर गिरा देखकर उससे रहा ना गया और खड़ा हो गया दरवाजे के बीच में आकर। सतीश ने उसे भी धक्का देकर हटाने की कोशिश की, पर वो हटा नहीं, बल्कि उल्टा वो घायल शेर की तरह अपने भाई पर झपट पड़ा। सारे रिश्ते आज अपनी सीमा तोड़ गए। घर की दोनों देवियां अब चांडाल का रूप ले चुकी थी। बूढ़ी माँ ज़मीन पर बैठे बैठे छाती पीट रही थी और सतीश की पत्नी चिल्ला चिल्लाकर
बाहर वालों से अपने पति को महेश की हाथापाई से बचाने की गुहार लगा रही थी। अब तो बच्चे ने भी रोकर बड़ों के शोर को और बढ़ा दिया। अब और क्या बचा था देखने के लिए उस बुजुर्ग पिता के पास। बाहर वालों के आगे तमाशा तो बन चुका था, अब तो बस उसे ख़त्म करना बाकी रह गया था। वो पिता गुस्से से चारपाई से उठा और सीधा अपने दोनों बेटे के युद्ध में मैदान में कूद गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे हरामजादों, अब क्या एक दूसरे की जान लेकर मानोगे? अब बस यही देखना बाकी रह गया था। इन बूढ़ी आंखों से पिता ने पूरी ताकत लगा दी दोनों बेटों को अलग करने में। महेश पिता को बीच में आता देख अलग हो गया, लेकिन सतीश पर तो जैसे खून सवार था और जो हाथ उसने महेश पर सवार करने के लिए उठाया था वो हाथ अचानक से बीच में आए उसके पिता पर उठ गया। इस बार ट्रेन झटके से रुकी, जिससे सतीश की नींद भी टूट गई। सुस्त आंखों से उसने बाहर का नज़ारा देखा। शाम हो चुकी थी, अब बस अंधेरे में भी चांद मिनटों में छाने वाला था। बाहर स्टेशन पर यात्रियों की भाग दौड़ जारी थी। अभी पूरी रात का सफ़र बाकी था। कुछ मिनटों बाद ट्रेन दोबारा दौड़ पड़ी और फिर डूबते सूरज की लाल रोशनी में हरे भरे खेत, आम के पेड़ों का घना झुंड, खेतों से लौटता हुआ गायों का झुंड दिखा। उसका गांव आने में अभी पूरी रात बची थी, पर ना जाने क्यों उसकी खुशबू सतीश को अभी से आने लगी थी। खिड़की से बाहर नज़र गड़ाए सतीश रास्तों को, पेड़ों को पीछे छूटता हुआ देखता रहा। उस वाकया को बीते हुए पूरे 8 साल हो चुके थे। सतीश को अभी भी याद है कि अपने पिता पर हाथ उठाने के बाद उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। तब सतीश ने गुस्से में अपने पिता से कहा था कि वो कभी अपनी शक्ल भी दिखाने यहाँ नहीं आएगा और शहर चला गया था। पर कसम आज टूटने जा रही थी। 8 साल तक चली इस कसम पर उसे गर्व होता था, पर आज उसे शर्म के सिवा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। काश वो किसी तरह अपने मुंह से निकले हुए उन शब्दों को वापस ले सकता। 2 दिन पहले सतीश के चाचा ने उसे फ़ोन किया था और तब सतीश को पता चला कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सतीश ने 100 बार सोचा कि वो जाए या नहीं, पर अंत में उसने गांव लौटने का फैसला कर ही लिया। शायद वो भी अब इस कसम से ऊब चुका था। अगली सुबह ट्रेन 5 बजे प्रतापगढ़ के स्टेशन पर रुकी। सतीश की मंजिल आ चुकी थी। हल्के अंधेरी की रोशनी में वो स्टेशन से बाहर निकला और उसने बाहर का नज़ारा देखा। 8 साल पहले जब वो इसी स्टेशन पर खड़ा था, तब उसके मन में सिर्फ नफ़रत भरी थी और कभी ना वापस लौटने की इच्छा के लिए वो शहर की तरफ अपने परिवार सहित रवाना हुआ था। पर आज स्थिति पलट चुकी थी। उसका मन अभी भी भारी था और वो खुद को बेहद कमज़ोर महसूस कर रहा था। ये उसकी जन्मभूमि है, यही उसकी जड़ें हैं, पर फिर भी वो उदास था। वो जल्द से जल्द यहाँ से लौट जाना चाहता था। सूरज उग चुका था। गांव का असली सौंदर्य अंधेरी की आड़ से बाहर आ चुका था। पक्की सड़कों से होते हुए जब जीप ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ रही थी, जीप में बैठा हुआ सतीश अपने गांव के बदले स्वरूप को बड़े ध्यान से निहारता जा रहा था। कई बार वो जीप के चालक से भी पूछ बैठता कि यहाँ आम वाला बाग हुआ करता था, पर अब वो कहाँ गया? ये बिल्डिंग तो यहाँ नहीं थी, ये कब बनी? आज उसके गांव ने ही उसे गलत साबित कर दिया था। उसे हमेशा ये लगता था कि वो इस गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, पर आज ये गांव उसे अजनबी लग रहा था। गांव के लगभग सभी लोगों की नज़रों का आकर्षण बिंदु बना हुआ सतीश अपने घर पहुंचा। गांव की हर चीज़ की तरह उसका घर भी बदलाव की चपेट में आ चुका था। घर का पेंट बदल चुका था। मिट्टी से पुती ज़मीन की जगह फर्श बन चुका था। गायों और बकरियों की संख्या में भी बढ़ी हुई थी। महेश ने घर की काया पलट ही कर दी थी।
घर पहुंचते ही सतीश की मुलाकात उसके चाचा से हो गई, जो कल से ही उसके इंतज़ार में थे और उनसे पता चला कि उनके पिता को कैंसर है, जो अब पूरे शरीर में फैल चुका है। सतीश कुछ कह नहीं सका, बस सिर झुकाए चाचा की धीमी आवाज़ को सुनता रहा। नहा धोने के बाद सतीश अपने चाचा सहित अस्पताल की ओर रवाना हो गया। पूरी सफ़र को इसी बारे में सोचता रहा कि वो कैसे अपने पिता का सामना करेगा, आखिर वो उनसे क्या कहेगा, और अंत में वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि उसे बस अपनी शक्ल दिखानी है ताकि नाम रहे कि वो यहाँ आया था। अस्पताल में कदम रखते ही सतीश के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ गईं। दवाइयों की गंध से भरपूर इस वातावरण में उसका शरीर भी चकराने लगा था। अपने चाचा के कदमों का पीछा करते हुए वो उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा था जहां वो कभी पहुंचना ही नहीं चाहता था। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद दूसरे फ्लोर पर बने इमरजेंसी रूम के करीब वो दोनों पहुंचे। महेश रूम के बाहर ही खड़ा मिल गया। दोनों भाइयों की नज़रों दूर दूर से आपस में टकराई। सतीश अपने छोटे भाई को देखकर अचरज में पड़ गया। कितना बदल गया था वो। घनी मूछें व हल्की दाढ़ी लिए वो लंबे चौड़े कद वाला शख्स तो कोई और ही लग रहा था। सतीश के कदम और भी धीमे हो गए ताकि चाचा उससे पहले महेश के पास पहुँचे। चाचा ने महेश के करीब आते ही पूछा, कैसन बा किशोर, तबीयत कुछ ठीक हुई या नहीं? महेश ने निराशे भरे स्वर में जवाब दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है चाचा। इस पल सतीश भी महेश के करीब जा पहुंचा। महेश ने एक नज़र सतीश को देखा और फिर चाचा की ओर देखकर बोला, जान अटकी हुई है, बस कभी भी गुजर सकते हैं। ये सुनते ही सतीश को यूँ महसूस हुआ मानो उसने किसी तेज करंट वाली तार को छू लिया हो। सतीश का मन अचानक सीने में कहीं धंस के रह गया। वो महेश से कुछ भी ना पूछ सका। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सतीश धीमे कदमों से इमरजेंसी रूम में दाखिल हुआ। सामने उसके पिता आंखें बंद किए बेड पर लेटे हुए थे। वो अपनी आहट से उन्हें जगाना नहीं चाहता था। एक बार तो सतीश के मन में हुआ कि वो दोबारा लौट जाए, पर बाहर खड़े महेश और चाचा को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत तो उसकी अपने पिता की नज़रों का सामना करने की भी नहीं थी, पर उनकी बंद पलकों को देखकर उसके कदम आगे बढ़ गए। वो आहिस्ते से कुर्सी पर बैठा और अपने पिता को असहाय निगाहों से देखता रह गया। वाकई में वो बेहद कमज़ोर हो गए थे। हाथ पैर यूँ सिकुड़े हुए थे कि सिवाय खींची हुई नसों और हड्डियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। उनके जिस्म पर जैसे सारा मांस कहीं गल गया हो। अगर उनकी छाती में हलचल न हो रही हो तो कोई भी उन्हें मुर्दा मान जाता। सतीश अपने पिता की इस दयनीय स्थिति को देख नहीं पाया। अचानक पिता की पलकें खुली और सबसे पहले सतीश पर उनकी नज़र रुकी। पहले तो पिता ने अपनी सिकड़ी हुई नज़रों से अपने बेटे को पहचानने में ही मिनटों गंवा दिए और फिर उनके मुंह से शब्द फूट पड़े। सतीश। सतीश भरे गले से बोला, हाँ हम हैं बापू। उसके पिता अपनी धुंधली नज़रों से सतीश को निहारते रहे और सतीश बार बार अपनी नज़रें बचाता रहा। क्या कहे और क्या ना कहे, उसके दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। चाहकर भी सतीश को शब्द नहीं सूझे। बाप बेटे की इस खामोशी में वक्त रेत की तरह सतीश के हाथों से फिसलता गया। 26 साल पूर्व। और ज़ोर से और तेज बाप के कंधे पर लदा हुआ 7 साल का सतीश ज़ोर से चिल्लाता रहा और पिता तेज़ी से दौड़ते हुए खेतों का चक्कर लगाते रहे। सतीश का चेहरा खुशी से खिला हुआ था और उसके पिता का चेहरा पसीने से तर व थकावट से भरा हुआ था, पर फिर भी उनके पैरों की रफ्तार में कमी ना हुई। 4-5 चक्कर लगाते ही वो सीधा पेड़ की छांव में नीचे हाँफते हुए बैठ गए। सतीश गुस्से से कंधे पर से उतरा और बोला, इतनी जल्दी काहे रुक गए? पिता ने कहा, अरे बिटवा तनिक सांस लेने दे, जा ऊ लोटा लिवा ला, घाम से गला सूख गया है।
सतीश मन मारकर पानी से भरा लोटा लेने चला गया और इतने में दोपहर का खाना लिए सतीश की माँ भी खेत में पहुंच चुकी थी। सतीश ने पिता को लोटा दिया और पिता ने बिना देर किए पानी को गले में उतार लिया, फिर गमछे से माथे का पसीना भी पोंछ डाला। सतीश इसी इंतज़ार में था और बोला, चलो अब दोबारा। माँ ने उसे टोका और बोली, पहले खाना तो खाने दे। सतीश ना माना। पिता ने मजाक करते हुए कहा, मर जाऊंगा तो किसके कंधे पर झूलेगा तू। सतीश ने नादानी में कहा, आप मरोगे थोड़े ही ना। पिता ने कहा, अरे बिटवा, जाना तो सभी को पड़त है। जब मैं मर जाऊंगा तो तू मुझे अपने कंधे पर लादेगा। न जाने सतीश को क्या सूझी और वो बोल पड़ा, हाँ, और इतनी तेज़ दौड़ूंगा। इतना कहकर वो अपनी रफ्तार दिखाने लगा। बाप खिलखिलाकर हंस पड़ा और माँ उसे डांटती रही, पर उस 7 साल के सतीश की दौड़ खत्म नहीं हुई। वर्तमान में सतीश आज भी भाग रहा था अपने अतीत से, खुद से, पर फिर भी वो खुद को उसी जगह पाता जहां वो पहले था। पिता की अर्थी को कंधे पर लादे सतीश आज दौड़ने की क्या, पैदल चलने की स्थिति में भी नहीं था। कहने को तो सतीश का साथ 3 और कंधे दे रहे थे, पर फिर भी वो बाप की लाश के बोझ तले दबता जा रहा था। पीछे भीड़ का करवा चल रहा था। चारों तरफ राम नाम सत्य है का स्वर गूंज रहा था और आते जाते लोग अपनी नज़रें फेर रहे थे। इन सबके बीच सतीश सिर झुकाए यूं चलता गया मानो इस रास्ते की कोई मंजिल ही ना हो। सतीश ने अपने जीवन के भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचा था, कई सपने जोड़े थे, पर उसने कभी उन हालातों के बारे में भी कभी नहीं सोचा था जिनका सामना वो आज कर रहा था। उसकी आंखों से अब तक एक आंसू भी नहीं गिरा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल और सूखी हुई थी। न जाने कहाँ उसके आंसू गुम हो चले थे, पर उन आंखों के अंदर बसे 2 काले बिंदुओं में पिता की जलती चिता की आग की लपटों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कहने को जल तो लकड़ियाँ रही थी, पर सुलग तो उसका मन रहा था। वो अंदर ही अंदर पश्चाताप की अग्नि में उतरता जा रहा था। सतीश तो गांव यही सोचकर आया था कि पिता को देखने के बाद वो वापस लौट जाएगा, पर उसे क्या पता था कि उसे अपने पिता की चिता को आग भी देने पड़ेगी। क्या ये उसके कर्मों का कोई खेल था जो उसे 8 साल बाद यहाँ खींच लाया था। कहने को तो दोनों भाई घर की एक ही छत के नीचे थे, पर एक दूसरे के लिए किसी अजनबी से कम नहीं लग रहे थे। ना तो सतीश उससे कुछ कह सका और ना ही महेश हिम्मत जुटा सका। शाम होने तक पूरा घर तन्हाई के जाल में जकड़ चुका था। महेश तेज कदमों से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए छत की तरफ आ ही रहा था कि उसके कदम छत की चौखट पर आकर थम गए। सामने सतीश को खड़ा पाकर महेश ने वापस लौटना चाहा, पर वो ऐसा न कर पाया। दोनों भाई मूर्ति के तरह छत के 2 छोर पर खड़े थे। उनके बीच की दूरी शायद कुछ कदमों तक ही सीमित थी, पर दिल की दूरियां कई मीलों तक फैली हुई थी और सतीश जानता था कि अब इस दूरी से सिर्फ वो ही घायल हो रहा था। उसने खामोशी को तोड़ा और बोला, कहाँ काम कर रहे हो तुम? महेश हैरान दिखा और जवाब देते हुए बोला, पास की फैक्ट्री में। सतीश ने पूछा, और तुम्हारी पढ़ाई? महेश ने कहा, वो तो 5 साल पहले ही छोड़ दी। सतीश और कुछ ना पूछ सका। पता नहीं क्यों उसके सवालों पर विराम लग गया। इतने में महेश आगे बढ़ा और सतीश के बगल में आकर खड़ा हो गया। दोनों भाई छत की रेलिंग के पास एक साथ खड़े दिखाई दिए। 8 साल की खामोशी इस 2 मिनट की बातचीत के आगे कमज़ोर पड़ती मालूम हुई। सतीश ने कहा, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। महेश ने कुछ कहा नहीं। जवाब में उसने अपना सिर सहमति से हिलाया और फिर उसने प्रकाश और रीता के बारे में पूछा। भले ही इन दोनों का रिश्ता जन्म से हो,
पर फिर भी आज ऐसा लगा मानो एक नए रिश्ते की शुरुआत हो चली थी। पके हुए घावों को कुरेदने का दर्द उसकी चोट लगने वाले दर्द से ज़्यादा होता है, और यही दर्द सतीश आज शमशान घाट में खड़े होकर महसूस कर रहा था। वो यहाँ अपने पिता की अस्थियाँ एकत्रित करने आया था। तेज दोपहर की गर्म हवाओं ने झोंकों के साथ चिता की राख रह रहकर उड़ती प्रतीत हुई। दोनों भाई अपने पिता की चिता के करीब बैठ गए, जहाँ सिर्फ राख का ढेर लगा था। यकीन नहीं होता था कि इस राख और मिट्टी में कोई इंसानी शरीर मिला हुआ है। इंसान के अस्तित्व की कड़वी सच्चाई सामने थी। सतीश उस राख के ढेर में अपना हाथ डालने तक की हिम्मत भी जुटा नहीं पाया, पर यही रीति थी। अंतिम क्रिया का आखिरी चरण था जो उसे पूरा ही करना था। सतीश ने कोशिश करके राख के ढेर में अपना हाथ डाला और उसकी हथेली अपने मृत पिता की अस्थियों से भर गई। आत्मा कांप उठी सतीश की। राख में सनी अपने पिता की अस्थियों को अपने हाथों में देख वो घबरा उठा। ये उसी पिता की अस्थियां थीं जिसकी वजह से वो इस संसार में आया था। ये उसी पिता की अस्थियां थीं जिसने उसका पालन पोषण किया था, पर इसके बदले वो अपने पिता को क्या दे सका? इस सवाल का जवाब सतीश के पास नहीं था। जीवन की सभी महत्वपूर्ण चीज़ें, पैसा, घर, परिवार, सुख, सब इस वक्त बौने साबित हो गए और सतीश इन सब चीज़ों द्वारा ठगा हुआ महसूस करने लगा। सतीश को इस वक्त स्वयं से ज़्यादा पापी कोई और ना लगा और वो पश्चाताप के जाल में जकड़ता चला गया। अब बस इस बार वो अपने आंसुओं को ना रोक सका। उसके आंसुओं का बांध टूट गया और उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें परत दर परत खिंचती चली गईं। आंसुओं की कुछ बूंदें उसके हथेलियों में पड़ी मृत पिता की अस्थियों पर जा गिरी। ऐसा लगा सतीश के आंसू उनसे माफ़ी की दरकार कर रहे हों। सतीश चीख चीख कर रोने लगा। मन में दबा दर्द अब आंसुओं के माध्यम से निकलता जा रहा था। गिर पड़ा वो अपने पिता की अस्थियों पर। उसका चेहरा राख में सनकर सफ़ेद हो गया और आंसुओं की लकीरें उसके चेहरे पर उभर उठीं। रोते हुए सतीश बार बार अपने पिता से माफ़ी मांग रहा था, पर अफसोस वहाँ कोई नहीं था जो उसे माफ़ कर सके। महेश ने करीब आकर उसे उठाया और दिलासा देने लगा, पर सतीश के आंसू न रुके। 2 दिन बाद वापसी का दिन आ गया। सतीश रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर चुका था। भीड़ से भरे इस स्टेशन में सतीश अपने प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था। उसका चेहरा उदासी से नहीं बल्कि सादगी से भरा हुआ था। क्या ये गांव से शहर वापस लौटने की खुशी थी? तभी सतीश के साथ चलते हुए उसकी माँ भी दिखी और उसका भाई महेश भी साथ था। सतीश अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जा रहा था ताकि वहाँ उनका अच्छा इलाज करा सके, और फिलहाल महेश उन्हें यहाँ तक छोड़ने आया था। पर अगले महीने उसने भी शहर आने का वादा सतीश से कर दिया था। सतीश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वो उसे दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। अपनों से नफ़रत करके उनसे मुंह मोड़कर कोई भी सुखी नहीं रह सकता, खासकर जब गलती खुद की हो। ये बात सतीश को अब समझ आ गई थी। अब वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त माँ के साथ बिताना चाहता था। वो अपने इस फैसले से संतुष्ट था। वो ये जानता था कि शहर पहुंचकर उसे अपनी बीवी के कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, पर वो बेफिक्र था। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार उसने एक सही फैसला लिया है। यही आखिरी रास्ता था उसकी गलतियों को सुधारने का। यही एक रास्ता था उसके मोक्ष का। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।